कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे राम राम जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत करत हो संगवारी हो हमार आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और आप मन देखत हो मैं बैठे हो मुर्गी पालन विभाग में, और आप मन पूछ पाछू में देखत हो देसी मुर्गी हमार यहाँ के जो न कॉलेज है यहाँ चलत है। तो संगवारी हो छत्तीसगढ़ में हमन बहुत सारा फसल के प्रयोग करथन, धान ओनहारी लेथन, साग भाजी लेथन। लेकिन यदि मुर्गी पालन कोती आप मन लौटना चाहत हो, खासकर गर्मी के मौसम में, तो बहुत अच्छा मुर्गी पालन करे जा सकते। संगवारी हो आप मन जाना था कि जैसे छत्तीसगढ़ में जो मांग है, एक व्यक्ति के पाछू जो अंडा खाना चाहिए और मांसाहारी के रूप में जतका मांस हमला साल भर में खाना चाहिए, ओकर हिसाब से हमन पूर्ति नहीं कर पावन, ऐसे वैज्ञानिक मन के कहना है। तो ये अच्छा व्यवसाय के साधन है, तेकर सेती मुर्गी पालन करके आप मन अच्छा लाभ कमा सकत हो। तबे तो मैं कहूँ संगवारी हो, तो सुन संगवारी सुन ले मितान, मुर्गी पालन करो जी किसान। संगवारी हो मुर्गी पालन से बहुत अच्छा लाभ ले सकत हो। और आज हमन गर्मी के मौसम में मुर्गी पालन के प्रबंधन कैसे करे जाए, ये विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। वैज्ञानिक है डॉक्टर ओम प्रकाश दिनानी जी, सहायक प्राध्यापक दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर, कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के। तो संगवारी हो विशेषज्ञ है, वैज्ञानिक है, आवत है। तब तक आप मन देखो कुछ बढ़िया संदेश। अनार के अगर हमन हाँ पौष्टिक तत्व और औषधीय गुण के बारे में बोलबो ते बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते। सबसे पहली बात करथन पौष्टिक तत्व के। अनार में ढेरों पोषक तत्व पाए जाते, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, आयरन है। एकर अलावा फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2 भरपूर मात्रा में पाए जाते। औषधीय गुण के बात करबो तो अनार के सेवन से कई बीमारी में फ़ायदेमंद है, जैसे कि पेट से संबंधित अगर कोई बीमारी है ओकर लिए, कैंसर के लिए, मोटापा कम करे बर, रक्त के मात्रा बढ़ाए बर, साथ ही साथ जोड़ों व घुटनों के दर्द में, कैंसर में, और पाचन संबंधी जो समस्या होते हैं ओला दूर करे बर, और ओकर अलावा मधुमेह में, दिल की बीमारी में अनार के सेवन फायदेमंद होते। अब बात करते हैं एकर उपयोगिता के। अनार ला तो वैसे कच्चा ताज़ा फल के रूप में भी खाए जाते। ओकर अलावा पेय पदार्थ जैसे कि जूस है, सिरप है, जेली है बनाए बर एकर उपयोग किए जाते। किसान भाइयों, संदेश के बाद आवा एक घाव फिर आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हो। और गर्मी के मौसम में मुर्गी पालन प्रबंधन हम कैसे करन, ये विषय में चर्चा करबो। विशेषज्ञ है दिनानी जी, ओकर से मैं पूछा था कि छत्तीसगढ़ जोन वातावरण है, छत्तीसगढ़ के जोन मौसम रीत है, खासकर गर्मी में, और गर्मी के बात करन तो 40-43 डिग्री तक सेल्सियस यहाँ पहुँच जाते। और वो मौसम में गर्मी में मुर्गी पालन करना है तो कतेक संभावना है, कतेक महत्व है मुर्गी पालन के, आवो जानकारी लेथन संगवारी हो। दिनानी जी का कहा थे? छत्तीसगढ़ राज्य में मुर्गी पालन की असीमित संभावनाएं हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी तक मुर्गी पालन मुख्य रूप से दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में ही केंद्रित रहा है। लेकिन अभी हमने जो पशु संगणना हुई है उससे जो निष्कर्ष निकलता है उससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी मुख्य रूप से बैकयार्ड कुक्कुट पालन की तरफ किसानों का ध्यान बहुत बड़ा है। और शासन की विभिन्न योजनाओं और हमारे विश्वविद्यालय दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर जो विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं और मुर्गी पालन के प्रचार के कार्य किए जा रहे हैं, इससे किसानों में मुर्गी पालन के प्रति निरंतर ही रुझान बढ़ते जा रहा है। तो किसान भाई हो देखे यदि मुर्गी पालन करना चाहता हो तो गर्मी के मौसम में भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा संभावना है मुर्गी पालन के बतावत रही से। अब बात आते मुर्गी पालन शुरू करना है तो कतका हमला जगह चाहिए, ओकर भवन के निर्माण हम कैसे करन, कौन प्रकार से ओकर शेड निर्माण करन, कौन सा प्रकार से खिड़की निर्माण करन, कौन सा दिशा में एकर दरवाज़ा होना चाहिए, एकर स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एकर अधोसंरचना कैसे होना चाहिए, आओ पूरा बात ला बतावत है दिनानी जी है। अब का बतावत है संगवारी हो देखन। इसके लिए सामान्य रूप से कोई भी किसान है तो उसको मैं ये सलाह दूंगा कि जिस प्रकार से हमारा ये मुर्गी फार्म बना हुआ है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं ओपन साइडेड पोल्ट्री हाउस, मतलब दोनों तरीके से खुला हुआ मुर्गी घर। ये एकदम उपयुक्त व्यवस्था रहेगी क्योंकि इसको बनाने में लागत कम आती है।
एक बात का ध्यान हम हमेशा रखेंगे, चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य रूप से गर्म जलवायु वाला प्रदेश है, इसीलिए मुर्गी का घर जब भी हम बनाएंगे उसका लंबवत अक्ष हमेशा पूरब से पश्चिम होना चाहिए, जिससे कि सूरज की गर्मी का प्रभाव कम से कम पड़े। दूसरा चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मुर्गी घर की चौड़ाई किसी भी स्थिति में मुर्गी घर की चौड़ाई 35 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 35 फीट से अधिक होने पर भी गर्मी का प्रभाव इस पर बढ़ जाएगा। इसके अलावा लंबाई हम आवश्यकता अनुसार 100 मीटर तक मुर्गी घर की लंबाई रख सकते हैं, इस पर कोई बात नहीं है। बात आती है ऊंचाई की, तो मुर्गी घर सामान्य रूप से घर से ज़मीन से कम 3 फीट ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि चूहों, सांप इत्यादि का किसी भी प्रकार का अटैक ना हो सके। उसके अलावा जो छत जो केंद्रवत अक्ष है, केंद्रवत अक्ष 12 फीट तक का होना चाहिए और दोनों साइड की साइड वाल 8 फीट तक होनी चाहिए। साइड वालों में हमको मुख्य रूप से मुर्गी जाली का उपयोग करना चाहिए और ज़मीन से जैसे सिर्फ 2 फीट की दीवार ही आवश्यक है और 80% दोनों साइड का साइड वाल मुर्गी जाली का ही बना होना चाहिए, जिससे हमारी लागत भी कम होगी और वेंटिलेशन मुर्गियों के लिए एकदम उपयुक्त हो पाएगा। किसान भाइयों देखे हो कि मुर्गी पालन कर रहे हैं, कतका जमीन, कतका जगह, ओकर स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, पूरा बात ला बताई से। अब बात आते कि कौन सा नस्ल हमार छत्तीसगढ़ में ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा मांग है मुर्गी में, खासकर यदि बॉयलर के कहान या देसी के कहान, तो गर्मी के मौसम में कौन सा नस्ल हमन पाल सकथन, वो नस्ल के जानकारी आप मला देवत है। अभी वर्तमान में हमारे कॉलेज के द्वारा कड़कनाथ मुर्गी का पालन एवं प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा जो अभी आप देख रहे हैं ये देसी मुर्गी है, जिसके ऊपर में यहाँ अन्वेषण कार्य, रिसर्च का कार्य किया जा रहा है। देसी मुर्गियों का एक विशेषता ये होती है कि गर्मी सहन करने की क्षमता इनकी अधिक होती है, बीमारियों की प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें अधिक होती है एवं यदि खान पान की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है तो कम दाने में भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो देसी मुर्गियाँ आप देख रहे हैं, सामान्य रूप से 18 हफ्तों में इनका 1.5 से 2 किलो तक वजन आ जाता है। इसका उपयोग हम छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरे क्षेत्र में भी मुर्गी पालन में, मुख्य रूप से बैकयार्ड कुक्कुट पालन हेतु कर सकेंगे। और ये जो मुर्गियां आप देख रहे हैं, ये मैदानी क्षेत्र से ही हमने अंडे एकत्रित किए हैं। इन अंडों को हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके हमने देसी मुर्गी की ये प्रजाति विकसित करने का हम कार्य कर रहे हैं, जिसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को भी मिल सके। इसके अलावा हमारे राज्य हेतु विभिन्न किस्में जैसे कि वंदाजा, ग्राम प्रिया नस्लें भी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य प्रजातियां भी आज के डेट पे उपलब्ध हैं, जैसे कि सोनाली और अन्य मुर्गियों का उपयोग किसान के द्वारा किया जा सकता है। तो देखियो किसान भाई हो, कतेक अकन किस्म बताई से गर्मी के मौसम पर। अब बात आते कि यदि ये मुर्गी पालन आप मन करना चाहत हो तो जेन मेर चूजा मिलते, वो चूजा से आप मन के जो ठीहा है, आप मन के जो स्थान है मुर्गी पालन करे के, वहाँ तक परिवहन करके हमला लाना है, तो स्वस्थ मुर्गी लाना है, चूजा लाना है, तो कैसे हम लाबो? परिवहन के जब व्यवस्था हम करबो तो कतका सावधानी हमला रखना है, कतका देर तक हम परिवहन कर सकत हन, और लाए के बाद तुरंत हमला मुर्गी फार्म स्थान में रखना है, तो एकर जानकारी आप मतलब बतावत है। परिवहन चूजा लाए बर सावधानी। चूजा के लिए आज के डेट में एक विक्रय केंद्र तो हमारा स्वयं का विश्वविद्यालय ही है। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय से आप चूजे, मुख्य रूप से मुर्गी, टर्की एवं बटेर के प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, सकालो, बिलासपुर, यहाँ से भी आप चूजे उन्नत नस्ल के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कभी भी हमको चूजों को या मुर्गी को ट्रांसपोर्ट करना हो तो सबसे उत्तम समय रहता है ठंडा समय। ठंडा समय मतलब या तो सुबेरे का समय या शाम का समय ही उनके ट्रांसपोर्ट या यातायात के लिए उत्तम माना जाता है। इतनी भरी गर्मी में यदि 12 से 4 बजे के बीच में हम लोग उनका परिवहन करेंगे तो बहुत ज़्यादा आशंका है कि अधिक गर्मी के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमेशा चूजे उपयुक्त रहते हैं, क्योंकि चूजे एक जगह से दूसरे जगह तक कम से कम 72 घंटे बिना दाने के आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। ये सामान्य रूप से नियम रहता है कि जिस भी हैचरी से आप चूजा क्रय करते हैं वहाँ पहला टीका मरेग बीमारी का तुरंत लगा दिया जाता है। यदि किसी कारण से मरेग बीमारी का टीका नहीं लगा हुआ है तो आपको पता करके उसमें मरेग बीमारी का टीका लगाना पड़ेगा। उसके अलावा स्वस्थ चूजा आप जैसे ही देखेंगे तो उसके जो डाउन फेदर, पीछे वाले पंख रहते हैं, अच्छे से सूखे रहते हैं। चूजा एक्टिव रहता है और जैसे ही आप उसको दाना या पानी देंगे तो उसको वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। वो किसी भी प्रकार से अलसाया हुआ नहीं दिखेगा, आपको दाना पानी को नहीं खाएगा ऐसा भी नहीं दिखेगा, और सुस्त या इस प्रकार के किसी भी प्रकार के बीमार पक्षी के लक्षण उसमें नहीं पाए जाएंगे। किसान भाइयों देखियो 72 घंटा तक जो चूजा है ते बिना पानी के, बिना खाना के रह सकते, इसे बतावत रही से।
और वो 72 घंटा तक आप मन ला अपन स्थान में ला देना है। और लाए के बाद जो टीकाकरण है करे के बाद आप मन हा मुर्गी पालन स्थान में रखना है। अब बात आते संगवारी हो कि चारा देना है और पानी देना है। तो गर्मी के मौसम में कौन कौन सा चारा देना है, कतका देना है, कौन कौन सा प्रकार के चारा देना है, कैसे देना है, और पानी देना है, कतका पानी देना है, कब देना है, पानी में का हम मिला के देबो, ये सब बात ला बतावत है दीनाली जी हाँ जानकारी लेथन। सामान्य रूप से मुर्गियों में गर्मी के दिनों में भोजन ग्रहण करने की मात्रा कम हो जाती है। एक वयस्क सामान्य मुर्गी एक दिन में 118 ग्राम का दाना खाती है, लेकिन गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी के कारण उसका दाना ग्रहण करना 118 ग्राम से घट के 90 से 100 ग्राम हो जाता है, जिसके कारण से उसकी अंडा उत्पादन क्षमता एवं ग्रोथ परफॉर्मेंस पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः हमको दाना देने के लिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी के दिनों में हम सुबेरे जल्दी दाना दें या फिर शाम के समय दाना दें, और यदि ज़रूरत हो तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हम चाहें तो दाने के बर्तन भी हटा सकते हैं, क्योंकि उस समय यदि मुर्गी दाना खाती है तो वो दाना खाने से उसका पाचन होने के कारण शरीर में और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। एक चीज़ और हम गर्मी के दिनों में विशेषकर ध्यान करेंगे कि पीने के पानी के बर्तनों की संख्या हम बढ़ा देंगे, जिससे कि समुचित मात्रा में उनको पानी मिल सके। आवश्यकता अनुसार विटामिन सी, खाने का सोडा और इलेक्ट्रोलाइट या ओआरएस का घोल भी पानी में गर्मी से बचने के लिए दिया जा सकता है। मुर्गी आहार कभी भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें विभिन्न अनुपात में हम विभिन्न प्रकार के आहार चीज़ों का मिश्रण करते हैं। सामान्य रूप से ऊर्जा उत्पाद के लिए हम मक्का, ज्वार, बाजरा, सोरगम या चावल की कनकी का उपयोग करते हैं। ऊर्जा उत्पाद या अनाज के उप उत्पाद के रूप में राइस पॉलिश या फिर हम लोग डी-आयल राइस ब्रांड का उपयोग सामान्य रूप से करते हैं। तेल मुख्य रूप से ब्रॉयलर के राशन में ही ज़रूरत पड़ता है, जिसको 3 से 5% तक ही मिलाया जाता है। गुड़ यदि ज़रूरत हो तो 3 भाग तक हम गुड़ का उपयोग भी मुर्गी आहार में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन का मात्रा। चूँकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, इसीलिए हमको प्रोटीन का चुनाव करते समय सतर्क रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा मुर्गी उद्योग में जिस आहार का प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है वो सोयाबीन मील ही है। यदि सोयाबीन मील उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर मूंगफली की खली, सरसों की खली, ग्वार मील, राइस ग्लूटन मील, डिस्टिलर ड्राइड ग्रेन विद द सॉल्यूबल और बहुत सारी खलियाँ उपलब्ध हैं, दाल चुल्ली उपलब्ध है, जिसका उपयोग मुर्गी के आहार में प्रोटीन के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन सोर्स में मछली का बुरादा, जो कि 2 रूप से मुख्य रूप से मिलता है, ज्वाला मछली या फिर सामान्य मछली का चूरा, उसको मिलाया जा सकता है। ब्लड मील, फेदर मील, अन्य विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक एनिमल प्रोडक्ट भी हैं जिनको मछली आहार में मिलाया जा सकता है। उसके अलावा 2 और चीज़ें हैं जो कि मुर्गी आहार में अत्यंत आवश्यक है, विटामिन और मिनरल। इनका आवश्यकता अनुसार मिश्रण किया जाना चाहिए और मुर्गियों की ग्रोथ और प्रोडक्शन परफॉर्मेंस अच्छा रखने के लिए हम इनमें एडिटिव्स का भी उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर सब्सटेंस हैं जिनको मिलाया जाता है और इनका इंक्लूजन लेवल सामान्य रूप से 1% तक रहता है। संगवारी हो बेरा हो गए एक ठन विराम के, विराम में देखो आप मन खास संदेश, फिर चर्चा ला शुरू करबो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाइयों देखे हो, दाना पानी देना है तो कैसे कि से सुबह और शाम देना है। पानी देना है तो पानी के जो ट्रे है या पानी के जो हमन डब्बा रखन तेलम बढ़ाना है। काबर की पानी के मात्रा गर्मी के मौसम में ज़्यादा लगते और पानी में कैल्शियम के मात्रा ज़्यादा देना है और ORS घोल के मिला के दे सकते। खाए के सोडा भी देना है ओकर बढ़वार बर, ओकर विटामिन बन लू मत लगे करके। काबर की गर्मी के मौसम में हमन मुर्गी पालन करत हन संगवारी हो। अब बात आते संगवारी हो कि खाना पाना तो हो गए, ओकर पानी भी हो गए,
अब कोनो रोग राई लग सकथे का गर्मी के मौसम में, या कोनो बीमारी लग सकथे का समस्या आथे गर्मी के मौसम में मुर्गी पालन करत हन तब, ये सब बात ला बताही दिनानी जी है आप मन देखो। गर्मी के दिनों में सामान्य रूप से जिस प्रकार से लू लगने की समस्या इंसानों में होती है, इस प्रकार से लू के कारण से इनकी भी मृत्यु हो सकती है। मुर्गी घर के लिए सामान्य उपयुक्त तापमान 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन अभी आप गर्मी में देख रहे हैं कि तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चले जाता है। अतः इस कंडीशन में चूंकि मुर्गियों में पसीने की ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, इसीलिए उनमें तुरंत हाँफना चालू हो जाता है, उनकी लाद निकल जाती है, पंख छितर जाते हैं, और यदि आप उसके मांस को छू के देखेंगे तो वो कुक्ड मीट जैसे आपको दिखाई देंगे। तो इससे आप पहचान जाएंगे तो मुर्गियों में गर्मी के कारण से संक्रमण हो रहा है। एक चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि मुर्गी में गर्मी के लक्षण जो नुकसान करते हैं मुख्य रूप से वयस्क मुर्गियों में ही होते हैं, और मृत्यु दर सबसे ज़्यादा वयस्क मुर्गियों में ही गर्मी के कारण से होती है। चूज़ों में तो वैसे भी हमको ब्रूडिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसका नकारात्मक चीज़ सामान्य रूप से चूजों में नहीं होता, लेकिन वयस्क मुर्गियों में यदि टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुर्गी घर का पहुंच जाए तो आधी मुर्गियों तक 50% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम उच्च मारक टेम्परेचर अपर लीथल टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन इसके लिए विशेष चीज़ों का जैसे हम ध्यान रखें, कूलर का उपयोग करें, पंखे का उपयोग करें, जो खस वाली जो कूलर के पंखे मिलते हैं हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मुर्गी का आहार है, जो मैं बताया, खाने का सोडा आप मिला सकते हैं 0.1% तक, ORS का घोल पानी के पीने में दे सकते हैं, विटामिन सी की मात्रा गर्मी के दिनों में बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं उनमें गर्मियों में अंडे के छिलके जो रहते हैं पतले हो जाते हैं, अतः इसके लिए कैल्शियम की मात्रा 3 से 3.5% तक करने के लिए हम जो लेयर मुर्गियों में 8% तक जो हम कैल्शियम की मात्रा मिलाते हैं उसको बढ़ाकर 9 से 10% तक कर सकते हैं। सामान्य रूप से मुर्गियों में 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं, इसमें से कुछ है बैक्टीरिया जनित, दूसरी है विषाणु जनित, उसके अलावा प्रोटोजोआ की, और उसके अलावा फंगस बीमारियां जो सामान्य रूप से होती हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पोषण संबंधी बीमारियां, मेटाबॉलिक डिसीज़ भी मुर्गियों में होती है। जो मुख्य बीमारियां मुर्गियों में पाई जाती हैं उनमें से एक है प्रोटोजोआ जनित बीमारी, जिसे हम कॉक्सीडिया या खूनी पेचिस कहते हैं। इसके अलावा मरेक बीमारी, दूसरे नंबर में है रानीखेत बीमारी, जिसे झुमरी रोग भी हम छत्तीसगढ़ में कहते हैं, गुम्बोरो बीमारी जिसको हम IBD या इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़ कहते हैं, मुर्गी चेचक या फाउल पॉक्स, ये सामान्य बीमारियाँ हैं जो कि मुर्गियों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। लक्षण इनका बीमारी के अनुसार अलग अलग होता है। कॉक्सीडियोसिस में खूनी दस्त दिखते हैं, जिससे उनकी बीट में ही खून नज़र आ जाता है, हमको पता चल जाता है। झुमरी बीमारी में मुर्गियां गोल गोल घूमने लगती हैं, उन्हें निमोनिया हो जाता है और वो सर्कलिंग मूवमेंट करने लगती है। वैसे ही मरेक बीमारी में उनको पैरों में पैरालिसिस हो जाता है। चेचक बीमारी में पूरे शरीर में उनके फफोले पड़ जाते हैं। और जो IBD बीमारी है, गुम्बोरो बीमारी है, उसमें हम देखेंगे कि उनके शरीर का वजन ही नहीं बढ़ रहा। बहुत सारी मुर्गियां आप देखेंगे कि 1 किलो की हो गई हैं, लेकिन कुछ मुर्गियां आप देखेंगे 1 पाव या आधा किलो की ही रह गई हैं। तो इससे हमको पता चल जाता है कि उसमें गुम्बोरो बीमारी हुई है। किसान भाइयों देखो, गर्मी के मौसम में जैसे मनखे मन ला लू लग जाते ज़्यादा गर्मी से, पानी के कमी से, विटामिन के कमी से, वही प्रकार के मुर्गी मन ला तको लू लगे के संभावना रही। तो लू लगे के बचाव भी बताई से, बीमारी जो लगते ओकर बारे में बताई से, बीमारी से बचाए बर भी बहुत अकन बात ला बताई से कि खाना ज़्यादा नहीं देना है, पानी ज़्यादा देना है, खाए के सोडा मिला के देना है, कैल्शियम देना है, ये सब बात ला बताई से। अब बात आते संगवारी हो जिसे हमन हाँ मुर्गी ला कतका दिन में बेच सकत हन, कतका वजन हो सकते, के दिन में, के महीना में, ओकर बाद मार्केट के व्यवस्था हम करबो तो कतका दिन में तैयार हो जाते मुर्गी हा बढ़िया रकम ले बेचे बर। आओ जानकारी लेथन। मुर्गियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली मुर्गियाँ तो हो गई मांस वाली मुर्गियाँ, जिसको हम ब्रॉयलर बोलते हैं। आज के डेट में ब्रॉयलर मुर्गियों का वजन 35 दिनों में 2.5 किलो तक हो जाता है। उसके बाद आप उनको बेच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप रखना उनको चाहें तो 35 से बढ़ा के आप उनको 42 दिन तक रख सकते हैं। 42 दिन तक उनका वजन 2.8 किलो तक हो जाएगा। उसके बाद यदि आप उनको रखेंगे तो दाना ज़्यादा खाएगी, लेकिन उनके शरीर का ग्रोथ उस अनुपात में नहीं होगा। इसीलिए मांस वाली मुर्गी के लिए 42 दिन उपयुक्त है। उस अवस्था में आपको विक्रय कर देना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे कि आप देसी मुर्गियाँ देख रहे हैं, इनके लिए 3 महीने में सामान्य रूप से 1 से 1.5 किलो का वजन इन लोग ग्रहण करती हैं। तो उस अवस्था में इनको सेल करना उचित रहेगा। तो पर्टिकुलरली 2 प्रकार का हुआ, नर हुआ और मादा हुआ। तो नर का हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि सामान्य रूप से हम एक मुर्गा 8 मुर्गी के पीछे यूज करते हैं देसी मुर्गी में। तो जितने अतिरिक्त वाले नर हैं उनको आप खिलाएंगे तो भी उनका ग्रोथ और ज़्यादा होना नहीं है। तो उपयुक्त ये रहेगा कि 3 महीने में जैसे ही 1 से 1.5 किलो का इनका वजन हुआ है, नर को हम उपयुक्त रूप से बेच दें और मादा का उपयोग हम अंडा उत्पादन के लिए कर सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही आज के कार्यक्रम
मुर्गी पालन के व्यवसाय के बारे में। अवैया बेरा एक नवा विषय, एक नवा विशेषज्ञ के संग आप मन ला गोड़ बात करे बर फिर उपस्थित होहूँ। तब तक आप मन के स्वस्थ जीवन के कामना करत मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।